नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में दोस्तों आपको हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ाया था, तो उसी दिन हमने बताया था कि आपको अगले लेक्चर में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाएंगे, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाएंगे, उनसे संबंधित जो जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में पढ़ाएंगे दोस्तों, और उनके क्या कार्य हैं, क्या शक्तियाँ हैं, और उनसे जुड़े जो भी प्रावधान हैं, उनके जो पद से जुड़े प्रावधान हैं, उनकी बात करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले आर्टिकल 52 में बात की गई है। पार्ट 5 आर्टिकल 52 भाग 5 अनुच्छेद 52 में बात की गई है। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब एक भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा। इसमें बात की गई है, अनुच्छेद 52 में ये बात की गई, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, आप जाने क्यों कि अनुच्छेद 52 से ही शुरुआत होती है राष्ट्रपति के बारे में। उनसे बात की गई कि अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब अनुच्छेद 53 की बात करते हैं। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। जो पावर होगी वो वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दोस्तों ये भी है कि मतलब जितनी शक्तियां हैं राष्ट्रपति में निहित होती हैं संघ की कार्यपालिका की, और सशस्त्र बलों के कमांडर होते हैं, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, तीनों सेनाओं के, और या फिर आर्म्ड फोर्सेस कह लीजिए आप, उनके ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। सेना प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं। ये आर्टिकल 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर ये होंगे, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमने राष्ट्रपति की बात कर ली, और राष्ट्रपति में क्या क्या शक्तियां होंगी, कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित होगी, दो चीज़ की बात कर ली, दो बिंदु हो गए। अब हम अपने अनुच्छेद 54 की तरफ आ रहे हैं। अनुच्छेद 54 में दोस्तों जब दो चीज़ बात हो गई, राष्ट्रपति की बात हो गई कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उसकी क्या शक्तियां हैं, बता दिया गया कि कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित होगी, और तीनों सेनाओं का वो कमांडर इन चीफ होगा, सुप्रीम कमांडर कह लीजिए आप। उसके बाद से मतलब तीनों सेनाओं का वो सर्वोच्च कमांडर है, जान लीजिए। और उसके बाद अनुच्छेद 54 में अब क्या होगा, उसके चुनाव की बात की जाएगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव की बात की जाएगी। अब दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की मैं बात कर लूँ, दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव की बात कर लें तो राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये बातें आप याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं, वो हिस्सा नहीं लेते हैं दोस्तों। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और दोस्तों उसके बाद राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जनता द्वारा चुने रहते हैं, ये निर्वाचित सदस्य हैं। और आप कहेंगे कि विधान परिषद क्यों नहीं, तो विधान परिषद इसलिए नहीं क्योंकि विधान परिषद किसी किसी राज्य में, किसी किसी राज्य में नहीं है, और बहुत 6 राज्य में, जैसा कि आप जानते हैं पहले 7 में थी, अब जम्मू एंड कश्मीर हट गया, तो अब 6 राज्यों में बची है। तो फिर अगर कुछ राज्यों का दे दिया जाए तो उनका ज़्यादा हिस्सेदारी हो जाएगी, और कुछ राज्यों की जिसमें नहीं है एमएलसी की सीटें, वहाँ पे उनका प्रतिभाग कम हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में। इसीलिए सबको इक्वल रखा जाए। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों को ले लिया गया, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को ले लिया गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने आपको ये बता दिया कि आप एक चीज यही याद रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य की बात इसमें की गई है, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 55, अब चुनाव की बात होगी 54 में। अब 55 में हम बात करेंगे कि इनका चुनाव होगा कैसे, इनका चुनाव कैसे होगा। अब दोस्तों
इनका चुनाव जो होगा, उनके चुनाव का तरीका जो होगा वो इसमें डिसाइड किया गया। आर्टिकल 55 में ये डिसाइड किया गया है, अनुच्छेद 55 में ये डिसाइड किया गया है। दोस्तों इसमें सामान्य सी बात, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है। और राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है, ना कि जनता द्वारा होता है। जैसे यूएसए में है तो उनके जो बाइडेन को और उनको वोट नहीं दिया जाता, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको वोट दिया जाता है। फिर जितने ज़्यादा प्रतिनिधि बनते, सेनेटर बनते हैं, तो वो उनका वैसे चुनाव होता है। हमारे क्या है, जो विधानसभा मतलब हैं, इनके मेंबर्स जो है चुनाव देते हैं, मतलब वोट करते हैं। और उधर क्या कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं। दोस्तों इसी तरीके से चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा इनका चुनाव होता है। अब इनके चुनाव का हम तरीका बता दें आपको कि विधायक का मतलब मत मूल्य कैसे होगा, विधायक का जो मत मूल्य है वो कैसे होगा। दोस्तों जैसे आप देखेंगे पूरे इंडिया में 4120 विधायक हैं। आज के समय में 4120 विधायक हैं। और सांसद कितने हैं, सांसद हैं 776, दोनों सदनों के मिलाने के बाद 776 निर्वाचित सदस्य हैं, 776 निर्वाचित सदस्य हैं लगभग आज के समय में। मैं मौजूदा समय की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों फिर ये तो 776 है और वो 4120 है, 4120। तब तो विधायक का पलड़ा भारी हो गया, वो जिसको चाहेंगे वो जीत जाएगा। लेकिन सांसद की भी हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए और विधायक की हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए, इसलिए ये चीज़ लाया गया। अब दोस्तों विधायक का मत मूल्य, दोस्तों राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य और गुणे 1000 बटे में ही। अब मान लीजिए कहीं की जनसंख्या 20 मतलब करोड़ है। अब जैसे 20 करोड़ है, जैसे 20 करोड़ है मान लीजिए, और उसको फिर डिवाइड किया गया, ये एक अप्रॉक्स मानते हैं कि 200 सीटें, जैसे ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट ना पड़े, कट जाए, और उसके बाद फिर 1000 से गुणा कर देंगे तो वो दोस्तों मतलब कि ये आपकी इक्वल आ जाएगी। जैसे अब यूपी का निकालना है तो यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ और अपॉन में 403 निर्वाचित सदस्य बटे में जो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, 1000 से गुणा होगा, तो इससे एक विधायक का मत मूल्य निकल जाएगा। और जब तक आप एक विधायक का मत मूल्य नहीं निकालेंगे, और जब तक आप एक विधायक का मत मूल्य नहीं निकालेंगे दोस्तों, तब तक आप सांसद का मत मूल्य नहीं निकाल सकते हैं, तब तक आप सांसद का मत मूल्य नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों। इसीलिए पहले आपको एक विधायक का मत मूल्य निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब विधायक का मत मूल्य निकल गया तो अब सांसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालेंगे, संसद के एक सदस्य के मत मूल्य निकालेंगे। अब दोस्तों देखो, सभी राज्यों के विधायकों मतों का कुल मूल्य, सभी राज्यों के जो मतों विधायकों की कुल मूल्य बनेगा तो उन संसद के बटे में संसद के टोटल जो निर्वाचित सदस्य हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाएगा, तो उनकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी, दोनों की इक्वल आ जाएगी, दोनों की इक्वल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, दोनों की इक्वल वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि वहां पे हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो उनकी जो वैल्यू ज़्यादा आ रही थी वो कब हो गई, जो उनकी वैल्यू ज़्यादा आ रही थी वो कब हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम समझते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश इसको दोनों में कंटेंट लिख दिया कि जैसे आपको ये चीज़ें समझ में आए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मौजूदा समय में 776 एमपीज हैं जो कि सांसद हैं और 4120 एमएलए हैं, 4120 एमएलए हैं। ठीक है दोस्तों, 776 सांसद हैं और 4120 विधायक हैं, 776 सांसद हैं और 4120 एमएलए हैं। अब दोस्तों लगभग मैं इनका जब मत मूल्य इनका कैलकुलेट किया जाता है, इनका मत मूल्य निकाला जाता है विधायक और सांसद का मिला के, तो 10,98,903 के करीब आता है। 11 लाख अप्रॉक्सीमेटली कह लीजिए, 11 लाख अप्रॉक्सीमेटली कह लीजिए, लमसम इतना आता है, लगभग इतना आता है। 10,98,903
आता है, इनके मत मूल्य आता है। अब जो इसमें से आधे से एक ज़्यादा पा जाता है वो जीत जाता है, जो आधे से एक ज़्यादा वोट पा जाता है वो जीत जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये भी बता दें कि इनको 15,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है, जमानत राशि इनको जमा करनी पड़ती है चुनाव लड़ने के लिए। इनको 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ती। भारत में कोई भी चुनाव हो तो उसमें चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, सब में जमानत जमा की जाती है। एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है जिसको जमानत राशि हम कहते हैं। दोस्तों आप सुनते होंगे कि चुनाव के बाद कहते हैं कि इनकी जमानत जब्त हो गई, इनकी जमानत जब्त हो गई। जमानत कब जब्त होती है? जमानत कब जब्त होती है मैं आपको ये बताता हूँ। जमानत जब आप जैसे कि 6,000 वोट पड़े हैं और आप 1,000 वोट भी नहीं पा रहे तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। 1/6 मैंने 6,000 इसलिए कहा कि जैसे आपको ये चीज़ें समझ में, जैसे 6 लाख वोट पड़ा है और आपको 1 लाख वोट ना मिला तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, आपका 15,000 रुपया वापस नहीं होगा, वो सरकार के खाते में ही चला गया, आरबीआई के खाते में चला गया, वो आपको वापस नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप 1/6 1/6 से ज़्यादा मत पा रहे हैं, 1/6 से ज़्यादा मत पा रहे हैं तो आपका वो पैसा वापस आ जाएगा। वो 1/6 से ज़्यादा मत आप पा रहे हैं तो आपका पैसा वो वापस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अनुच्छेद 56 की बात करते हैं। देखिए 52 में राष्ट्रपति होगा, उसके बाद 53 में कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और सुप्रीम कमांडर होगा। 54 में चुनाव की बात की गई राष्ट्रपति के, 55 में चुनाव के तरीका की बात की गई है। अब 56 में उसके पद के बारे में बात की गई है कि उसका पद ग्रहण करने की तारीख से उसकी अवधि जोड़ी जाएगी। जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा, जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा उस दिन से उस तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। जैसे हमारे देश में लगभग देखा जाए तो 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति बनते हैं, उनका पद धारण होता है। जैसे जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहेंगे। 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहेंगे। उसके बाद नए राष्ट्रपति हमारे आ जाएंगे। अगर हो सकता है वो पुनर्निर्वाचित होकर आ जाए, ये भी हो सकता है, या हो सकता है नए राष्ट्रपति आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्योंकि ये पूछ लेगा कि शपथ लेने से 5 वर्ष कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा उस दिन से 5 वर्ष, जिस दिन वो ऑफिस में इंटर करेगा, जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा उस दिन से 5 वर्ष की अवधि है, ना कि शपथ लेने से उस दिन से 5 वर्ष की अवधि जिस दिन से वो अपने ऑफिस में इंटर करेगा, या फिर आप कह लीजिए कि अपना पद ग्रहण करेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें इसकी बात की गई। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। आप इसमें मुख्य बातें याद रखिए, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। दोनों एक दूसरे को, मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे देता है इस्तीफा और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे देता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, ये चीज़ें याद रखिए। ठीक है दोस्तों, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं, ये चीज़ें आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन आर्टिकल 57 का आ गया। आर्टिकल 57 में एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, जैसे दोस्तों आप यूएसए में देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखेंगे, वहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति अब 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता। कोई भी राष्ट्रपति वहाँ पे 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता राष्ट्रपति। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कोई वो नियम नहीं है, वो चाहे जितनी बार बन सके, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति जो हमारे देश के थे। वो 2 साल, मतलब वो 2 बार बने थे। उनका टर्म 2 बार का टर्म उनका था, राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का उनका 2 टाइम्स का टर्म था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी की बात की गई री इलेक्शन के लिए। एलिजिबिलिटी की बात की गई री इलेक्शन के लिए आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 57 में एलिजिबिलिटी बात की गई है री इलेक्शन की।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के रूप के लिए योग्यताएं क्या होंगी। आर्टिकल 58 में कहा गया है कि उनकी योग्यताएं क्या होंगी, वो राष्ट्रपति बने उनकी योग्यताएं क्या होंगी। ये बातें याद बहुत जरूरी है कि उनकी योग्यताएं क्या होंगी राष्ट्रपति बनने के लिए, क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग संविधान अलग अलग बातें करता है, अलग अलग राष्ट्रपति के लिए अलग अलग बातें करता है कि वो जन्म से वहाँ का हो, फिर वो बाद में नागरिकता लिया है कि नहीं लिया है। ऐसी ऐसी तमाम बातें तमाम देशों में की जाती हैं, तमाम संविधान करते हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारा संविधान क्या करता है, हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कैसी बातें की गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो योग्यताएं हैं दोस्तों, उसमें सर्वप्रथम है कि वो भारत का नागरिक हो। सर्वप्रथम है कि वो भारत का नागरिक हो। अगर कोई भी भारत का नागरिक है तो वो राष्ट्रपति के रूप में योग्यताएं को एक स्टेप पूर्ण करता है। उसके बाद 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, 35 ईयर्स ओल्ड हो चुका हो, 35 ईयर्स ओल्ड हो चुका हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। जैसे विधायक है, सांसद है, तो कोई लाभ का पद नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी कर रहा है या कुछ कर रहा है, सरकार का नौकर है, तो वो लाभ का पद आ गया। इवन वो सरकारी प्यून भी है तो वो लाभ के पद पर आ गया, लेकिन विधायक सांसद नहीं है। संविधान भी मतलब जैसा कि मतलब नेता लोग बहुत चालाक हैं, वो अपनी पूरी व्यवस्था करके रखे हैं कि वो मतलब विधायक है, जैसे कोई विधायक है वो सांसद ही लड़ना चाहता है लोकसभा तो लड़ सकता है, लेकिन कोई डीएम है वो अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले उसको इस्तीफा देना पड़ेगा तब चुनाव लड़ेगा, पहले उसको इस्तीफा देना पड़ेगा तब चुनाव लड़ेगा। इसीलिए दोस्तों राष्ट्रपति लाभ के पद पर ना हो, राष्ट्रपति लाभ के पद पर ना हो, मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे वो लाभ के पद पर ना हो, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे वो लाभ के पद पर ना हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि ये 3 चीजें तो पूरा कर ली, 50% से ज्यादा लोग इसकी मतलब ये योग्यताएं पूरी करते हैं, तो सब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं? नहीं दोस्तों, आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत पड़ती है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत पड़ती है। जैसे 50 प्रस्तावक में आप चाहे सांसद ले लीजिए चाहे विधायक ले लीजिए, वो 50 आपके साथ हो प्रस्तावक के रूप में, और 50 चाहे विधायक ले लीजिए चाहे सांसद ले लीजिए वो आपके अनुमोदक के रूप में हो। इतने लोग होंगे तब जाके आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्य होंगे। अब तो जो जितने लोगों का सपना था राष्ट्रपति बनने का वो सपना टूट गया। अब बहुत कम ही लोग चुनाव लड़ पाएंगे, 1-2 लोग लड़ते हैं जनरली, तो दोस्तों नहीं तो फिर तब तो सब चुनाव लड़ने लगते अगर ये योग्यता ना होती, मतलब ये सेकेंडर्स और इनकी प्रपोजर की बात ना होती, प्रस्तावक और अनुमोदक की बात ना होती। तो दोस्तों ये चीजें भी हैं कि 50 प्रस्तावक उनके निर्वाचक मंडल में से होने चाहिए और 50 अनुमोदक उनके निर्वाचक मंडल में से होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्टिकल 59 में दोस्तों इनके राष्ट्रपति के जो ऑफिस की कंडीशंस है उसकी बात की गई है। राष्ट्रपति के ऑफिस के कंडीशन की बात की गई है। राष्ट्रपति के ऑफिस के कंडीशन की बात इसमें की गई है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिस में मतलब इनका ये भी है कि जैसे ये प्रेसिडेंट शैल बी नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस और पार्लियामेंट, मतलब कि ये किसी भी ना लोकसभा के, ना राज्यसभा के, ना विधानसभा के, कहीं के भी ये सदस्य नहीं होने चाहिए। और अगर ये सदस्य हैं तो जिस दिन ये राष्ट्रपति बनेंगे उस दिन उसको खाली मान लिया जाएगा, उस सीट को खाली मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा कहीं के भी ये सदस्य रहेंगे तो उस सीट को खाली मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जैसे ये हमने आपको बता दिया था कि किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और अगर यदि किसी सदन का वो सदस्य है तो वो विधानमंडल का भी सदस्य या कहीं का भी सदस्य है, तो वो राष्ट्रपति जब निर्वाचित होगा तो उस दिन से वो यह समझा जाएगा कि उसकी सीटें खाली हो गई, उसने अपना स्थान
उस तारीख को रिक्त कर दिया है, खाली कर दिया है। जिस दिन से वो राष्ट्रपति बनेगा उस दिन से वो सांसद या विधायक रहेगा तो उस सीट को वो खाली कर देगा। ठीक है दोस्तों, हमने आपको ये पहले भी बता दिया था सिंपल वे में। और दोस्तों हमारा जो कंटेंट है इसको मैं आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कि आपको जिस चीज़ में भी ना समझ में है, आप हिंदी में नहीं आ रहा आप इंग्लिश में समझ लीजिए, आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा आप हिंदी में समझ लीजिए। और दोस्तों हाँ, अगर आपको इन चीज़ों में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे, मैं इंस्टाग्राम का टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। कोई, हम उम्मीद करते हैं आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको ईजिली वे में वहाँ पे और समझा दूंगा और आप पीडीएफ और क्वेश्चंस भेज दूंगा। अगर आप और क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, मैं वहाँ पे और भी क्वेश्चंस भेजूंगा और भी क्वेश्चंस वहाँ पे सेंड करूँगा जिसको आप पढ़िए और भी उससे आप आगे बढ़ेंगे। और भी प्रश्न सॉल्व, मतलब उसको लिखने का प्रश्न लिखिए, बनाइए, उससे आप और आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये जैसा कि मैंने बता दिया था, राष्ट्रपति कोई अन्य का लाभ का पद धारण नहीं करेगा, राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी पद, मतलब अब खुद ही समझ लो यार कि तुम राष्ट्रपति बन गया, कोई भी राष्ट्रपति बन गया तो वो और पद काहे धारण करे। अब वो तो फिर ये राष्ट्र की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा ना, मतलब कि आप सर्वोच्च पद पे हैं, भारत के पहले नागरिक हैं, फिर भी आप कहीं पे छोटी मोटी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, किसी में पद ले रहे हैं, तो ये मतलब अच्छा नहीं लगता। तो इससे आप समझ लीजिए कि वो कोई पद धारण ना करे, कोई भी लाभ का पद धारण ना करे। लाभ का क्या, कोई भी पद धारण ना करे, वो मतलब लाभ का कोई पद धारण ना करे, ना सांसद विधायक कुछ ना बने और कोई लाभ का पद धारण नहीं करे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये भी लिखा है भाई कि राष्ट्रपति अपने सरकारी आवासों के उपयोगों के लिए किराए के भुगतान के बिना हकदार होंगे। राष्ट्रपति के अपने सरकारी आवास, आपने तो सुना ही होगा राष्ट्रपति भवन, मतलब 5 स्टार भी फेल है, 5, 7, 10 स्टार भी होता होगा तो उसके सामने फेल है। मतलब पूरा वीआईपी वीवीआईपी व्यवस्था, पूरी उनकी एसपीजी सिक्योरिटी सब, मतलब पूरे एकदम इतनी जान ली कि मतलब बहुत ज़्यादा उनके लिए सुविधाएं हैं। तो इन सब का वो बिना भुगतान के हकदार होंगे। इन सब के लिए उनको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो फ्री में राष्ट्रपति भवन में रहें, पूरा कहीं भी आए जाए उनका सब कुछ फ्री, ऑल टोटल थिंग्स फ्री विदाउट पेमेंट। वो कुछ भी करे, कहीं भी यात्रा पे जाए, पूरा फ्री होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति कुछ भी करे उनका पूरा फ्री होगा सब कुछ। इसी की बात आर्टिकल 59 में की गई है। अब वेतन और भत्ते की बात की गई है। अंतिम में इनका जो वेतन भत्ता होगा ओबीसी में बात की गई, वेतन और भत्ते की बात इसी में की गई। मैं बता दूं आपको, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है पर मंथ, 5 लाख रुपए पर मंथ है राष्ट्रपति का वेतन दोस्तों। और हाँ, राष्ट्रपति के वेतन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स नहीं लगता दोस्तों। हम लोग का वेतन है तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा। हमारे घर में हमारे पापा मम्मी, कोई भी भैया भाभी, कोई भी नौकरी कर रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, और दीदी भैया कोई भी है, तो उसके पे पेमेंट पे टैक्स लगेगा। लेकिन राष्ट्रपति का जो पेमेंट होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। राष्ट्रपति का जो 5 लाख का सैलरी होगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों, वो टैक्स फ्री होगा, वो टैक्स फ्री होगा। ठीक है दोस्तों, वो टैक्स फ्री होगा। तो आपको मैं बता ही दिया, 59 में उनके ऑफिस के कंडीशंस की बात की गई थी, वेतन भत्ते की बात की गई है, जो उनको इमोलमेंट एंड अलाउंसेस मिलेंगे उसकी बात की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों सब कुछ हो गया, तो अब 60 की बात करते हैं। अब 60 की बात करते हैं। देखो 60 से सीधा आप याद रखो, 60 शपथ, 60 शपथ, 60 से शपथ, 60 से शपथ याद कर लो। अनुच्छेद 60 में क्या किया गया, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, कोई भी हमारे देश में प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी अपना पद जब धारण करता है तो वो एक शपथ लेता है कि मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। ये चीज़ें शपथ में रहती हैं, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। तो ये चीज़ें वो करते हैं, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 60 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, और हाँ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको शपथ दिलाएंगे। जो ओथ लेंगे राष्ट्रपति वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI दिलाएंगे।
और दोस्तों हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर मान लीजिए एब्सेंस है, किसी भी कारण से वो उपस्थित नहीं है, तो क्या होगा? तो जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो शपथ दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे वो शपथ दिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, जब सीजीआई उपलब्ध नहीं होंगे, वो उपस्थित नहीं होंगे, तो फिर जो उनके एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, जो सबसे वरिष्ठ न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उच्चतम न्यायालय के, वो उनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 61। अब दोस्तों जब शपथ हो गई, पद ले लिए, वो सब कुछ धारण हो गया, वो कुर्सी पे बैठ गए, अब मान लीजिए उनको ज़्यादा पावर आ गई, तो वो संविधान का वायलेशन करने लगे। ठीक है, संविधान का उल्लंघन करने लगे, तो फिर क्या होगा दोस्तों? इम्पीचमेंट आएगा। इम्पीचमेंट आएगा दोस्तों, इम्पीचमेंट। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आपको जैसे बताया था कि जो इम्पीचमेंट की प्रोसीजर है राष्ट्रपति में, ये अमेरिका से ली गई है। ये अमेरिका से ली गई दोस्तों। लेकिन बहुत आपको ये सुन के अच्छा भी लगेगा कि ये जहाँ से लिया गया है, वहाँ पे तो कईयों राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग आया है, लेकिन वहाँ से लिया गया, उनके क्या आया है, लेकिन हमारे देश में कभी भी इम्पीचमेंट किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर नहीं है। किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर कभी भी इम्पीचमेंट नहीं है। किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर कभी भी इम्पीचमेंट नहीं आया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 61 में जैसे कि हमने बता दिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब सब बात हो गई, महाभियोग चल गया, सारी बातें हो गई। अब जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति है पद पे, उनकी मृत्यु हो गई, या फिर वो कहीं चले गए विदेश बहुत दिन तक, मतलब वो उनकी तबीयत खराब है, बीमार है, वो वैकेंसी हो गई है पद पे, तो उस चीज़ों के बारे में अनुच्छेद 62 में बात की गई है कि मतलब उनके पद की रिक्ति हो गई है, राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति हो गई। जैसा कि आप जानते हैं, अगर राष्ट्रपति की डेथ हो गई है, मतलब कुछ भी परिस्थितियों से वो ऐसे कार्यालय में उनका कार्यालय रिक्त हुआ है, तो उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाते हैं। और मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है दोस्तों, तब जो चीफ जस्टिस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएंगे। चीफ जस्टिस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के जो चीफ जस्टिस होंगे, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएंगे। मतलब पहले राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उपराष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति नहीं है, मतलब अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, तो फिर जो सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएंगे, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि अनुच्छेद 62 में तो यही बातें की कि अब इसको मैं आपको एक बार समझा दूँ। मतलब ऐसे कि राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति की पद की अवधि के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, उनके मतलब आकस्मिक रिक्ति के बारे में इसमें बात की गई कि अगर कैजुअल वैकेंसी कोई होती है तो वो कैसे फिल की जाएगी, इन चीज़ों के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जैसा कि ये बहुत बड़ा लेक्चर है और ये एक दिन में ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, तो इसमें हमको ख़त्म करने में लगभग दोस्तों 2 से 3 लेक्चर लगेंगे। तो पहला लेक्चर तो आज हो गया दोस्तों। इसी सीरीज में हम अगला लेक्चर अपना 1-2 दिन में लेके आएंगे दोस्तों। उसमें हम आपको राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ की बात करेंगे, उनके कौन कौन सी शक्तियाँ मिली हैं, कौन कौन से कार्य हैं, उसकी बात करेंगे। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ की बात करेंगे, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों की बात हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। आपको अगर PDF
मतलब चाहिए टेलीग्राम का लिंक दोस्तों ऐसा है, अगर मैं इसको आपको टेलीग्राम पे जब फॉरवर्ड करूंगा तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल, मतलब और किसी को आप फॉरवर्ड कर देंगे अगर, तो वो जब इस पर क्लिक करेगा तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ईजिली आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये सब दोस्तों मैं अपना इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक पेस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ से भी आप कॉपी करके आप आ सकते हैं। जैसा कि आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाइए, आपको कोई भी मैसेज करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं ईजिली में। और हमारे जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देता हूँ, जैसे आप वहाँ से ईजिली पा सकें। दोस्तों जैसा कि हमारा रोज़ का एक ट्रेंड है वीडियो का लास्ट का, कि हम जो वीडियो का एंड करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ करते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आज हम आपको कुछ मोटिवेशनल कोट्स बताते हैं। एक दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। बहुत सही बात है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, अगर आपने मान लिया कि आप हार गए तो आप हार गए, और अगर आपने ठान लिया तो जीत होगी। अगर आपने ठान लिया तो जीत होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ठान लिया तो आपकी जीत होगी। तो बस आपके ऊपर है, आपके दिमाग के ऊपर है, आपके मन के ऊपर है, कि अगर आपका मन ने सोच लिया कि आप हार गए तो आप हार गए, और अगर आपने ठान लिया दिमाग से, मतलब हाथ एकदम जोश में, आप मतलब कि जुनून से कि मैं इसको करके रहूँगा, तो आप करके रहेंगे। बस आपको ठानने की ज़रूरत है। बाकी तो हम आपको सिलेबस एकदम इजीली वे में कंप्राइज करके आपको समझाएंगे पीडीएफ के माध्यम से। आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बस आप ठानिए कि आपको लक्ष्य को हर हालत में 2022 में प्राप्त करना है। 2022 में आपको हर हालत में लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो में।